नमस्कार। धुमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए एक ऐसी आत्मा की कहानी जो अपनी अधूरी इच्छा और अपनी कहानी बताने के लिए वापस आती है। कहानी है भूत भाभी। बात बहुत समय पहले की है। जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था तब हम वर्धमान के पास एक रेलवे क्वार्टर में रहते थे। बहुत सुंदर जगह थी। रेलवे लाइन के पास क्वार्टर, पास में एक बड़ा सा मैदान और उसके आसपास पड़ोसियों की संख्या भी कम। दिन में तो काफी गर्म पड़ता था पर रात को बहुत ठंडी हवा चलती थी। रेल लाइन के पास क्वार्टर होने के कारण ट्रेन की आवाज रात को बहुत आती थी, जिसके कारण पहले तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। बाद में धीरे धीरे इसकी आदत पड़ गई। मुझे क्लास 8 से ही रात को पढ़ने की आदत थी। कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते सवेरे के 4 भी बज जाते थे। रात को आती जाती ट्रेनों को देखना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था, हमारे पास वाले क्वार्टर में रहने वाले एक भैया की शादी हुई। वो भैया मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, किंतु भाभी के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। भाभी ने इंग्लिश में MA किया था, इसलिए ज्यादातर मैं अपनी पढ़ाई भाभी के पास ही जाकर करता था। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और वह बहुत अच्छी तरह पढ़ाती भी थी, किंतु भैया की शैक्षणिक योग्यता भाभी से कम थी। उनके पापा और मामा रेलवे में अच्छी और बड़ी पोस्ट पर थे, इसलिए जस्ट BA पास करके भी भैया को आसानी से रेलवे में नौकरी मिल गई। किंतु अपनी बीवी के अपने से ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण भैया और भाभी में ज्यादातर झगड़े होते रहते थे। इस कारण मैं उनके घर से अक्सर भाभी के फूट फूट कर रोने की आवाज सुनता था। मैं तो रात में जागकर पढ़ता था तो अक्सर रोने की आवाज रात को आती थी और भाभी का रोना सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन बहुत रात तक जब मैं पढ़ रहा था तो भाभी के रोने की आवाज आई। इस प्रकार का रोना सुनकर उनका और अलग ही तरह का रोना था और इस तरह का रोना सुनकर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा, इसलिए मैं अपनी किताब का भी बंद की और सोने चला गया। बहुत देर लेटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आई। काफी देर तक जागकर जब नींद आई तो अगले दिन माँ ने झकझोर कर मुझे जगाया तो मेरी नींद टूटी, किंतु उनकी बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, खोका खोका जल्दी उठ, देख पास वाले क्वार्टर में नई भाभी जो थी अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वो पापा के साथ सुनते ही पास वाले क्वार्टर चली गई पापा के साथ, किंतु मैं वहां जा नहीं सका। भाभी के मरने की खबर मेरे लिए अचंभा थी और इतनी बुरी थी कि मैं उनकी शेष यात्रा में भी जाने की हिम्मत ना जुटा सका। कई दिन के बाद भी जैसे उनकी रोने की आवाज और उनकी सूरत मेरी आंखों के सामने तैरती रहती। इस कारण काफी दिन तक मैं बेचैन रहा और रात में पढ़ना भी छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ जब सामान्य होने लगा, मैं स्कूल जाने लगा और रात को भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। बात 6 महीने पुरानी हो गई। परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए रात को फिर से खिड़की के पास बैठकर पढ़ने लगा था। एक बार बहुत रात थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मैं धीरे धीरे आवाज करते हुए पढ़ रहा था कि हठात मुझे फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगी, ठीक वैसी ही जैसे पास वाली भाभी रोया करती थी। पहले तो लगा हो सकता है कि यह मेरे मन का भ्रम हो, पर नहीं, यह भ्रम नहीं हो सकता। मैं तो पढ़ रहा हूँ और आवाज लगातार आ रही थी। सुनकर बहुत डर लग गया। कॉपी किताब बंद करके चादर ओढ़ करके सो गया। अगले दिन जब मैंने माँ को सब बताया तो उन्होंने कहा, रात को मत पढ़ा कर। मैंने भी रात को कई बार रोने की आवाज सुनी है। इसके बाद माँ ने पड़ोस वाली घर में जाकर भाभी के रोने की आवाज के बारे में बतलाया तो उन्होंने को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में कहा, यह सब आप लोगों के मन की भूल है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे घर की बहू की आवाज हमें ना सबसे पहले सुनाई देती। उसके बाद तो माँ ने कान पकड़े और किसी से कुछ नहीं कहा। हम लोग आपस में ही घर में यह आलोचना कर लेते, पर आलोचना घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहती, बाहर नहीं जाती थी। किंतु रोज रात को वह रोने की आवाज अनवरत आती रहती, जिसके कारण मैं रात को पढ़ ही नहीं पाता था। इस तरह कुछ महीने और बीत गए। सर पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत था, इसलिए एक बार फिर मुझे रात जाकर पढ़ना पड़ा, पर माँ ने खिड़की खोलने से मना कर दिया। खिड़की बंद करके ही मैं रात को पढ़ रहा था कि हठात रात को फूट फूट कर रोने की आवाज आने लगी। मैंने भी किताब बंद की और कान उसी तरफ लगा दिए। मुझे लगा धीरे धीरे रोने की आवाज हमारी खिड़की के पास आ गई
और ऐसा लग रहा था हमारी खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ है और खिड़की खटखटा रहा है। मेरा गला सूख गया, शरीर भारी होने लगा, जैसे लगा कि ताकत सारी खत्म हो गई है कि हठात बंद खिड़की से भाभी की आवाज आई, खोका, खोका आज इंग्लिश नहीं पढ़ेगा? देख, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। मुझे न जाने क्या हुआ, भाभी की आवाज में सुनकर मैं बैठा नहीं रह सका। धीरे धीरे उठा और बाहर का दरवाजा खोल दिया, किंतु बाहर तो बहुत अंधेरा था, एकदम घना अंधेरा। स्टेशन की भी सारी लाइटें बंद हो गई थी। इस कारण से इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर आंखें भाभी को खोज रही थी कि हठात अंधेरे में एक छाया मूर्ति दिखाई दी। सर पर घूंघट, साड़ी का, और उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और भाभी की आवाज सुनाई दी, खोका, मेरे साथ आ खोका। और मैं मोहपाश में बंधा हुआ उस छाया मूर्ति के पीछे चलने लगा। भाभी आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे। इसके बाद भाभी प्लेटफॉर्म पर गई और एक सीमेंट की सीट पर मुझे बैठने का कहा। खोका, यहाँ सीट पर बैठ जा मेरे पास। भाभी भी बैठ गई। भाभी अभी भी घूंघट डालकर रखी हुई थी, किंतु अब वो कोई बात नहीं कर रही थी। मैं चुप बैठा था, जैसे कोई सपना चल रहा हो कि अचानक सामने से ट्रेन की आवाज आई तो मेरी तंद्रा टूटी। हठात भाभी उठी और बोली, अच्छा खोका, मैं जा रही हूँ खोका, तुम बैठो, मैं जा रही हूँ खोका। इसके बाद आती हुई ट्रेन के सामने जाकर छलांग लगा दी और ट्रेन भाभी के शरीर को धक्का मारती हुई आगे निकल गई। अचानक भाभी की आवाज, वो आवाज इतनी तेज थी कि मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर खुद भी जोर से चिल्ला उठा और फिर वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन जब होश में आया तो मैं घर पर था। मेरे आसपास मम्मी पापा, पास वाले भैया, भाभी के ससुराल वाले और बहुत सारे पड़ोसी थे जो मुझे कौतूहल की दृष्टि से देख रहे थे। माँ मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हेरे कोका, तू रात को स्टेशन पर क्या करने गया था? मैंने माँ को जब सब बताया तो माँ ने पापा से कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप जल्दी से जल्दी अपना तबादला करा लो और तब तक खोका अपने मामा के साथ यहाँ जाकर रहेगा। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस स्टेशन पर नहीं गया। तो यह कहानी थी भाभी की, जो मरने के भी बाद मुझे दिखाई देती।